12 अगस्त 1985 टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर हर दिन की तरह शुरू हुआ। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 एक बोइंग 747 ओसाका के लिए अपनी उड़ान के लिए तैयार था। उसमें 509 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से कई जापान के ओबोन हॉलिडे के लिए घर जा रहे थे। शाम के 6:12 पर एयरक्राफ्ट ने रनवे से उड़ान भरी और शाम के आसमान में उठ गया। फ्लाइट रूटीन थी, मौसम साफ था। टेक ऑफ के 12 मिनट बाद जैसे ही 747 24,000 फीट पर उड़ रहा था, केबिन में एक तेज धमाका हुआ। पैसेंजर्स को झटका लगा और प्लेन जोर से हिल गया। कॉकपिट में चेतावनी की लाइट्स भयानक रूप से चमकने लगी, क्योंकि पायलट्स ये समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि अभी क्या हुआ था। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट्स ने इमरजेंसी की घोषणा की और नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश करने लगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनकी रेडियो कॉल फ्रांटिक थी, उनकी आवाजों में डर और अर्जेंसी साफ थी। कुछ बहुत गलत था। फ्लाइट 123 को हिला देने वाला वो तेज धमाका कोई एक्सप्लोजन नहीं था, जैसा कि कुछ पैसेंजर्स को पहले लगा था। वो एक कैटास्ट्रोफिक स्ट्रक्चरल फेलियर की आवाज थी। 747 का आफ्ट प्रेशर बल्कहेड, जो प्रेशराइज्ड केबिन को टेल सेक्शन से अलग करने वाला एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, फट गया था। ये बल्कहेड, जो असल में एक रीइंफोर्स्ड दीवार होती है, में सालों के इस्तेमाल से एक फटीग क्रैक आ गई थी। पिछली बार की गई एक गलत मरम्मत की वजह से ये दरार और ज्यादा बेआराम गई और आखिरकार फट गई, जिससे एक एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन हुआ। प्रेशर के अचानक रिलीज होने से पीछे के फ्यूजलेज में एक बहुत बड़ा छेद हो गया, जिससे टेल का एक बड़ा हिस्सा फट गया और वर्टिकल स्टेबलाइजर, जो प्लेन को लेवल में रखने में मदद करता है, डैमेज हो गया। टेल सेक्शन के नुकसान के भयानक परिणाम हुए। प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम, जो एयरक्राफ्ट के फ्लाइट सर्फेसेस को कंट्रोल करते हैं, डैमेज वाले हिस्से से होकर गुजरते थे। चारों हाइड्रोलिक सिस्टम कट गए, जिससे पायलट्स के पास एयरक्राफ्ट पर प्रैक्टिकली कोई कंट्रोल नहीं बचा। जरा सोचिए कि बिना स्टीयरिंग व्हील या ब्रेक के गाड़ी चलाने की कोशिश करना कैसी होगी। फ्लाइट 123 के पायलट्स के सामने भी बिल्कुल यही डरावना सपना था। हाइड्रोलिक्स के बिना उन्हें प्लेन को मैन्यूवर करने के लिए उसके इंजन्स पर निर्भर रहना पड़ा। एक तरफ थ्रस्ट बढ़ाकर और दूसरी तरफ घटाकर वो टर्न करने की कोशिश कर सकते थे। ये एक नामुमकिन काम था। ये क्रिपल्ड 747 हिल रहा था और इधर उधर झुक रहा था। 32 मिनट तक पायलट्स ने बहादुरी से संघर्ष किया। वो किसी तरह प्लेन को कुछ हद तक कंट्रोल में रखने में कामयाब रहे, लेकिन उनका प्रयास, चाहे कितना भी वीरतापूर्ण क्यों ना हो, आखिरकार व्यर्थ था। शाम के 6:56 पर शुरुआती एक्सप्लोजन के 44 मिनट बाद वो हुआ जो होना ही था। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 अब और ऑल्टीट्यूड मेंटेन नहीं कर पा रहा था और टोक्यो के 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में माउंट ओसुटका के घने जंगलों वाली ढलानों पर जा गिरा। अनुमानित 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हुआ ये इम्पैक्ट बहुत ही भयानक था। एक समय का शानदार 747, जो अब एक मैंगल्ड रेक बन चुका था, आग के गोले में बदल गया। दुर्गम और उबड़ खाबड़ इलाके की वजह से तुरंत बचाव कार्य प्रैक्टिकली नामुमकिन था। अंधेरा हो गया था और दुर्घटना स्थल पर घना कोहरा छा गया था। उसमें सवार 524 लोगों में से शुरुआती इंपैक्ट और उसके बाद लगी आग से केवल 4 लोग ही बच पाए। जैसे ही माउंट ओसुटका पर सुबह हुई, आपदा की भयावहता साफ हो गई। दुर्घटना स्थल अकल्पनीय तबाही का दृश्य था। मलबा सैकड़ों गज तक बिखरा हुआ था, जो इंपैक्ट की हिंसा का भयानक प्रमाण था। बचाव दल आखिरकार उस दुर्गम स्थान पर पहुंच पाए। उनके सामने एक भयानक काम था, लेकिन इस त्रासदी के बीच अविश्वसनीय रूप से जीवित बचने की कहानियां भी थीं। 4 पैसेंजर्स, सभी महिलाएं जो एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से में बैठी थीं, मलबे से जिंदा निकाली गई। उनका जीवित बचना सारे ऑड्स को चुनौती देता है। उन्होंने उस भयानक उड़ान, दुर्घटना और पहाड़ पर एक पूरी रात बिताई, चोटिल और घायल लेकिन जिंदा रही। उनकी कहानियों ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया, जो मानवीय भावना की दृढ़ता का प्रमाण थी। उन्हें नायक के रूप में सम्मानित किया गया, निराशा के बीच आशा का प्रतीक। दुर्घटना के बाद दुनिया जवाब मांग रही थी। एक आधुनिक एयरलाइनर,
जिसे मेटिकुलसली मेंटेन किया जाता है और एक रिस्पेक्टेड एयरलाइन द्वारा ऑपरेट किया जाता है, अचानक आसमान से कैसे गिर सकता है? जापान के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन AAIC के नेतृत्व में की गई जांच पूरी तरह से और एग्जॉस्टिव थी। घटनाओं के क्रम को निर्धारित करने में मदद करने के लिए मलबे को बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया गया और फिर से जोड़ा गया, जैसे एक विशाल जिगसॉ पजल। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स को बरामद किया गया और उनका विश्लेषण किया गया, जिससे उड़ान के आखिरी क्षणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। जांच ने जल्दी ही एफ्ट प्रेशर बल्कहेड की कैटास्ट्रोफिक फेलियर पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन यह क्रिटिकल कंपोनेंट फेल क्यों हुआ? इसका जवाब पता चला कारकों के एक संयोजन में था। घटनाओं की एक श्रृंखला जब एक साथ जोड़ी जाती है तो मानवीय भूलों और सिस्टेमिक फेलियर्स की एक दुखद तस्वीर पेश करती है। सेक्शन 7, अ मेंटेनेंस फेलियर नॉट ह्यूमन एरर। AAIC की जांच से पता चला कि बल्कहेड फेलियर कोई अचानक अप्रत्याशित घटना नहीं थी। 7 साल पहले उसी एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के दौरान एक टेल स्ट्राइक इंसिडेंट का सामना करना पड़ा था। नुकसान की मरम्मत तो की गई थी, लेकिन बोइंग के स्पेसिफिकेशंस के अनुसार नहीं की गई थी। पूरे बल्कहेड को बदलने के बजाय जापान एयरलाइंस की मरम्मत टीम ने कम समय लेने वाला और कम खर्चीला पैच लगाना बेहतर समझा। इसने बल्कहेड में एक कमजोर बिंदु बना दिया, एक ऐसा टाइम बम जो फटने के लिए तैयार था। समय के साथ हर टेक ऑफ और लैंडिंग साइकिल के साथ एयरक्राफ्ट के भीतर प्रेशर चेंजेस ने इस कमजोर सेक्शन पर दबाव डाला। एक समय जो दरार छोटी थी वो बड़ी और बड़ी होती गई और अंत में एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गई जहां वो और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। AIC ने निष्कर्ष निकाला कि बल्कहेड फेलियर पायलट की गलती या किसी अन्य बाहरी कारण से नहीं हुआ था। सेक्शन 8, बोइंग्स डिजाइन फ्लॉ। हालांकि अनुचित मरम्मत दुर्घटना का एक क्रिटिकल फैक्टर था, AIC ने एक और कंट्रीब्यूटिंग इशू का भी पता लगाया। बोइंग 747 के आफ्ट प्रेशर बल्कहेड में एक डिजाइन दोष। बल्कहेड का डिजाइन हालांकि जनरली ठीक था, लेकिन उसमें एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी थी। अगर बल्कहेड फेल हो जाता है तो डिजाइन हाइड्रोलिक्स के कैटास्ट्रोफिक लॉस को रोकने के लिए पर्याप्त रिडंडेंसी प्रदान नहीं करता था। फ्लाइट 123 के मामले में जब बल्कहेड फटा तो इसने टेल सेक्शन से गुजरने वाली चारों हाइड्रोलिक लाइनों को काट दिया। हाइड्रोलिक्स के इस टोटल लॉस ने पायलट्स के पास एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। AIC ने निष्कर्ष निकाला कि हालांकि अनुचित मरम्मत बल्कहेड फेलियर का प्राइमरी कारण था, लेकिन डिजाइन दोष ने इसके परिणामों को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे एक ऐसी स्थिति जो सर्वाइवेबल हो सकती थी वो अनसर्वाइवेबल हो गई। इस खोज ने एविएशन इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। बोइंग, जो दुनिया के अग्रणी एयरक्राफ्ट निर्माताओं में से एक है, ने एक ऐसी डिजाइन बनाई थी जिसमें एक पोटेंशियली फेटल दोष था। सेक्शन 9, लेसन्स लर्नड इन ब्लड। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की दुर्घटना बहुत बड़े पैमाने पर एक त्रासदी थी। उस समय यह इतिहास का सबसे घातक सिंगल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट था, लेकिन इस आपदा की राख से क्रिटिकल चेंजेस हुए जिन्होंने एविएशन सेफ्टी को हमेशा के लिए बदल दिया। AIC की जांच, जो पूरी तरह से और ट्रांसपेरेंट थी, ने दुनिया भर में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित किया। इसके फाइंडिंग्स से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोसीजर्स में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। दुनिया भर की एयरलाइंस और नियामकों ने अपने इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स की समीक्षा की, मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस का पालन करने के महत्व पर जोर दिया और यहां तक कि मामूली लगने वाली मरम्मत को भी पूरी सावधानी से करने पर जोर दिया। दुर्घटना ने बोइंग को भी 747 के आफ्ट प्रेशर बल्कहेड में डिजाइन दोष का सामना करने के लिए मजबूर किया। कंपनी ने बल्कहेड को मजबूत करने और हाइड्रोलिक सिस्टम में रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन में बदलाव किए। ये मॉडिफिकेशंस ऑपरेशन में सभी 747S के लिए अनिवार्य थे, जिससे भविष्य में इसी तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सेक्शन 10, अ लेगेसी ऑफ सेफ्टी। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की विरासत एविएशन हिस्ट्री के इतिहास में दर्ज है। ये मेटिकुलस मेंटेनेंस, कठोर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन में निरंतर सुधार की खोज के महत्व की याद दिलाता है।
इस दुर्घटना ने एविएशन सेफ्टी कल्चर में एक ग्लोबल बदलाव ला दिया। इसने एयरलाइंस निर्माताओं और नियामकों के बीच ओपन कम्युनिकेशन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसने गलतियों से सीखने के महत्व पर जोर दिया, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उस दिन जो कुर्बानियां दी गईं, जो जाने गईं, वो व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने ऐसे बदलावों को बढ़ावा दिया जिससे सभी के लिए उड़ान भरना सुरक्षित हो गया। और जबकि उस दिन की त्रासदी को कोई भी मिटा नहीं सकता, लेकिन इससे जो सबक सीखा गया वो आज भी गूंजता है। ये सुनिश्चित करता है कि ऐसी आपदा फिर कभी न हो।